गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज लेके आया हूँ मैं आपके लिए फिजिकल केमिस्ट्री का 12th क्लास के लिए एक नया टॉपिक है, नया लेसन है आपका। यहाँ पढ़ने वाले हैं सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठीय रसायन। पृष्ठीय रसायन प्रत्येक जो मैटर होता है, चाहे गैस हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे आपका लिक्विड हो, वहाँ पर जो मॉलिक्यूल होते हैं, जनरली सरफेस की जब बात की जाती है तो आपको इजीली सॉलिड का सरफेस और लिक्विड का सरफेस, है ना, गैसों का सरफेस बड़ा एक फैला हुआ होता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे केवल सॉलिड और कुछ केस में लिक्विड के सरफेस पर होने वाले चेंजेज के बारे में। अब सरफेस पर चेंजेज के बारे में स्टडी की जाए तो केमिस्ट्री की वह ब्रांच जहाँ पर सॉलिड की सरफेस पर होने वाली केमिकल चेंजेज, उनका स्टडी करना, ये आपका सरफेस केमिस्ट्री के अंदर शामिल किया गया है। एक चीज़ है बच्चों, किसी भी मैटर की बात करें और सरफेस की बात करें और इनर मॉलिक्यूल की बात करें तो वहाँ पर कुछ चेंज आपको दिखाई देगा, है ना। देखिए मैं एक बताता हूँ, जैसे कि आपका ये कोई सब्सटेंस है और ये इसके मॉलिक्यूल्स हैं, ओके। अब इन मॉलिक्यूल के ऊपर ध्यान दें आप और अंदर वाले मॉलिक्यूल पर ध्यान दें। तो इनर जो मॉलिक्यूल है ना, जो अंदर फैले हुए हैं, यहाँ का मॉलिक्यूल अंदर के अदर जो मॉलिक्यूल है उनके द्वारा सेम या इक्वल अट्रैक्शन द्वारा बॉन्डेड होगा। यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स सेम लगेगा सभी डायरेक्शन में, जिससे कि ओवरऑल इसके पास जो अट्रैक्शन है वो क्या हो जाता है, जीरो। जैसे आप अगर कभी रस्सा कस्सी का खेल आपने खेला हो तो वहाँ पर एक पार्टी इधर से खींच रही है और वही पार्टी वापस उतने ही फोर्स के द्वारा इधर खींचे, तो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स क्या हो जाता है, ओवरऑल फोर्स ज़ीरो हो जाता है। इसका मतलब ये मोर बैलेंस होते हैं, और जब बैलेंस होते हैं तो इनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो कम हो जाती है। लेकिन जब बात करते हैं बस सरफेस के मॉलिक्यूल को, है ना, इधर से इधर इस वाले मॉलिक्यूल को आप चेक करें, इस मॉलिक्यूल को अंदर वाले मॉलिक्यूल बराबर अपनी ओर खींचेंगे, क्योंकि इनके बीच में वंडरवाल फोर्स होता है ना, तो उस फोर्स के द्वारा क्या करेंगे, खींचेंगे। लेकिन अपर साइड जो है वहाँ पर खींचने वाले अंदर के जो मॉलिक्यूल है वो अलग है ना, कोई गैस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल अलग है, या ये फोर्स जो है आपका एक अंदर की तरफ लगेगा, और जब अंदर की तरफ लगेगा तो ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, बाहर की ओर फोर्स महसूस करेगा। अंदर की तरफ खिंचा हुआ है तो बाहर जो पार्टिकल है उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इसकी नेचर जो है सरफेस वाले की वो डिफरेंट होगी, क्योंकि यहाँ पर अनसिमिलर फोर्स काम करेगा, जिससे कि इसका परिणामी जिसको हम कहते हैं ओवरऑल फोर्स जो है वो जीरो नहीं होगा और ये ज़्यादा एक्टिव होता है। और इसी कारण ये सरफेस पर पाए जाने वाले मॉलिक्यूल आउटर साइड में जो भी आपका सब्सटेंस है उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, और अट्रैक्ट करने के साथ ही वह केमिकल और फिजिकल चेंज करते हैं। तो यहाँ पर हम स्टडी करने वाले हैं किसी भी मैटर की सरफेस पर होने वाले केमिकल चेंज की। तो पृष्ठीय रसायन किसे कहेंगे, तो पृष्ठीय रसायन की डेफिनेशन हो जाती है किसी पदार्थ की सतह पर, सरफेस पर होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन, स्टडी करना, पृष्ठीय रसायन कहलाती है। यानी कि रसायन की वह शाखा जिसमें किसी पदार्थ की सतह पर होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, सरफेस केमिस्ट्री। ओके, तो ये आपकी पूरे टॉपिक के अंदर आप केवल सब्सटेंस पर होने वाले चेंजेस की स्टडी करेंगे। अब इस टॉपिक को बच्चों सिलेबस के हिसाब से 3 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, और मार्क्स के हिसाब से भी इसको 3 भागों में क्लासीफाई किया गया है। तो सबसे पहले इसके पार्ट्स देख लेते हैं, सिलेबस पर देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका। तो जो आपकी सरफेस केमिस्ट्री का जो टॉपिक है, इसमें हम 3 चीज़ों का स्टडी करने वाले हैं। पहला है अधिशोषण के बारे में, जिसको हम डिटेल पढ़ेंगे।
एडजॉर्प्शन। सेकंड पार्ट जो है इसका वो है कैटलिस्ट के बारे में, यानी कि उत्प्रेरक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। और थर्ड पार्ट जो है इसका वो है कोलाइड्स के बारे में। तो 3 पार्ट में है और तीनों से आपको एक एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, क्वेश्चन की बात करूं मैं तो यहाँ पर जनरल एक तो डिफरेंस पर क्वेश्चन आता है। आपकी बुक एनसीईआरटी के अंदर बोर्ड के लिए बात कर रहा हूँ मैं, तो डिफरेंस के लिए टेबल्स दे रखी है, उन टेबल को आपको तैयार करना है। दूसरी चीज़ है इसमें से आपको एक डायग्राम पूछा जाएगा, ये फिक्स होता है, एक डायग्राम आएगा यहाँ पर जो स्किल बेस्ड क्वेश्चन होता है। और एक होता है आपका डेफिनेशन के बारे में, छोटे छोटे काफ़ी सारी डेफिनेशंस आएगी, उन डेफिनेशंस को आपको समझना है। तो आपको एक तो बुक के अंदर जो भी आपके डायग्राम दे रखे हैं उन डायग्राम्स को आपको क्या करना है, क्लियर करना है ना, बिल्कुल प्रिपेयर करना है। और एक डिफरेंसेस की जो टेबल है जहाँ जहाँ डिफरेंस आएंगे उन डिफरेंस को आपको तैयार करना है। और एक आपके टॉपिक वाइज हर जगह पर आपको क्या मिलेगी, डेफिनेशंस मिलेंगी, छोटे छोटे कंसेप्ट मिलेंगे, उन कंसेप्ट को आपको फोकस करना होगा। ठीक है ना, डेफिनेशन एंड एप्लीकेशंस के बारे में क्वेश्चन आएगा, अनुप्रयोग के बारे में। तो ये आपका मेजर सिलेबस रहेगा। अब मैं स्टार्ट करूँगा पहला पॉइंट एब्जॉर्प्शन के बारे में। एब्जॉर्प्शन है ना, आपने अधिशोषण जिसको कहा जाता है, इसका नाम पहले भी सुना होगा। अब ये कितने प्रकार का होता है, ठीक है, इसकी थर्मोडायनेमिक्स क्या है, इन सब के बारे में हम डीपली स्टडी करने वाले हैं। तो आप अपनी नोटबुक ले लें और प्रिपेयर हो जाएं चैप्टर को बिल्कुल समझने के लिए। ओके, तो नोटबुक निकालें। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन एब्जॉर्प्शन के बारे में। पहला पॉइंट आपका अधिशोषण क्या है या एब्जॉर्प्शन होता क्या है। तो बच्चों एक छोटा सा प्रैक्टिकल मैं आपको बता रहा हूँ जिसको आप खुद करके देख सकते हैं। मैंने क्या किया, एक इंक लिया है और एक चौक लिया है, ठीक है। इस इंक के अंदर इस चौक को मैं क्या कर रहा हूँ, डुबो दिया है। ये आपका इंक के अंदर चौक को डुबो दिया गया है। ओके, अब आप देखें जितना भाग डूबा था वहाँ पर इंक है। अब इस इंक वाले पार्ट जहाँ इंक है उसको मैं ब्रेक करता हूँ, तोड़ता हूँ। थोड़ा ध्यान से देखें, इसको दिखाई दे रहा है, बीच में अभी भी चौक वाइट है और इसके चारों ओर जो सरफेस है वहाँ पर इंक प्रेजेंट है। इसका मतलब एक आपका सब्सटेंस है, उसके ऊपर दूसरा सब्सटेंस जो मैंने उसको इंक को लिया है उसको डुबोया गया, तो जो सेकंड सब्सटेंस है वो कहाँ पर जमा हो गया, केवल सरफेस पर ज़्यादा कलेक्ट हो रहा है और बीच में यानी कि समान रूप से इसमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। और इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन। यानी कि यहाँ पर इंक यहाँ पर क्या हुई, एब्जॉर्ब हुई है। एब्जॉर्बेंट कौन है, यानी कि अधिशोष्य कौन है, तो अधिशोष्य यहाँ पर चौक है जिसकी सरफेस के ऊपर कोई दूसरा पदार्थ या उसके मॉलिक्यूल जमा होते हैं। तो जो जमा होते हैं उस सब्सटेंस को तो क्या कहा जाता है, एब्जॉर्बेट यानी कि अधिशोष्य। और जिसके ऊपर ये जमा हो रहे हैं, ठीक है ना, उसको कहा जाता है एब्जॉर्बेंट। ओके, और जो जिस लेयर के ऊपर, यानी कि पूरी लेयर नहीं, बाहर बाहर की जो लेयर है, ये जो लेयर नज़र आ रही, इसको कहा जाता है इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब हो जाता है कि वह सतह जहाँ पर कि अधिशोषण हुआ है। क्लियर। और एक चीज़ और होती है, एक्टिव सेंटर क्या होते हैं इनके। तो एक्टिव सेंटर का मतलब हो जाता है कि सरफेस के ऊपर फ्री वैलेंसी पाई जाती है सब्सटेंस की, और फ्री वैलेंस ही उसका क्या कहलाता है, एक्टिव सेंटर कहलाता है, सक्रिय केंद्र कहलाते हैं। और जितनी सरफेस रफ होगी उसके एक्टिव सेंटर उतने ही क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। समझ में आ गई चीज़। तो एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन क्या बता सकते हैं अपन, कि किसी पदार्थ के माइक्रो सूक्ष्म अणु का अन्य पदार्थ की सरफेस या सतह पर अधिक संचित होना, अधिक संचित होना यानी कि जमा होना, कलेक्ट होना,
अधिक संचित होना एडजॉर्प्शन कहलाता है। समझ आ गया एडजॉर्प्शन क्या है? तो किसी अन्य सब्सटेंस के मॉलिक्यूल का दूसरे पदार्थ की सरफेस के ऊपर जमा हो जाना क्या कहलाता है? आपका एब्जॉर्प्शन कहलाता है। जैसे अभी हमने देखा ये चौक है आपका, और इंक जो थी वो कहाँ थी आपकी? इस सरफेस के ऊपर, चौक की सरफेस के ऊपर जमा हो गई। तो जो पदार्थ जमा हुआ यानी कि इंक जो आपकी है, ये इंक थी, तो ये तो कहलाएगा एड्सॉर्बेट। और चौक यहाँ पर जिस पर इसकी पदार्थ की जमा हुई यानी कि इंक जहाँ जमा हुई, तो ये कहलाएगा एड्सॉर्बेंट। इसको कहेंगे अधिशोष्य यानी अधिशोष्य, और इसको कहा जाएगा अधिशोषक। और ये जो पूरी आपकी सरफेस है, ये वाली जहाँ पर आपका इंक जमा है, इस पूरी सरफेस को क्या कहा जाता है? इंट्राफेस यानी कि अंतरापृष्ठ। और इस सरफेस के ऊपर जहाँ पर आपकी फ्री वैलेंसी होती है, तो उन वैलेंसी को कहा जाता है एक्टिव सेंटर। और एक्टिव सेंटर हमेशा स्मूथ होती है तो कम होते हैं, और सरफेस अगर रफ है तो उसके एक्टिव सेंटर क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। बोलो समझ में आया एडजॉर्प्शन क्या होता है? एडजॉर्प्शन का सिंपल और भी आप उदाहरण देख सकते हैं आप, जैसे कि आपके नारियल के खोपरे के जो लड्डू होते हैं, वहाँ पर देखा होगा है ना, जो आपका मावा होता है उसके चारों ओर खोपरा जमा हो जाता है, अंदर नहीं होता है, तो वो क्या है? एक तरह का एब्जॉर्प्शन का इवेंट है। ऐसे कई सारे इवेंट आपको बता सकता हूँ मैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अपन कि एक्टिव चारकोल जो होता है, ठीक है ना, इस चारकोल के संपर्क में, कांटेक्ट में यदि आप किसी भी डाइस को लाते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक डाइज है मेथिलीन ब्लू, और जैसे ही चारकोल के ऊपर यानी कि फिल्टर पेपर पर आपका चारकोल है और मेथिलीन डाई को जो है आपकी मेथिलीन ब्लू डाई इसके संपर्क में आता है, तो वह आपका रंजक कलरलेस हो जाता है, क्योंकि कलर के जो पिगमेंट है वो चारकोल पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। दूसरा है सिलिका जेल की बात करें, ठीक है ना, तो सिलिका जेल के साथ अगर आपकी ह्यूमिडिटी है, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं बाहर, तो वहाँ पर क्या होता है? वह एयर जो होती है उसमें से वाटर के मॉलिक्यूल सिलिका पर क्या होता है? एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और आपकी ड्राई वाटर हो जाती है। इसका प्रयोग किया जाता है बच्चों कि जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, जैसे कार वगैरह होती है, तो वहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर क्या करते हैं? सिलिका जेल आपका रखा होता है, जिसके कारण कि अंदर की ह्यूमिडिटी क्या होती है? कम हो जाती है, क्योंकि अंदर ह्यूमिडिटी होती है तो ग्लास के ऊपर वो जमा होने के कारण धुंधलापन आ जाता है, तो उसको कम किया जा सकता है। इसके अलावा आपके जो भी पैकिंग के आइटम होते हैं कई सारे क्रॉकरी वगैरह के, तो वहाँ पर आपकी एक छोटी सी एक पॉलीथीन में रखी होती है, मतलब है ना, ट्रांसपेरेंट होती है वो, उसके अंदर सिलिका भरी जाती है। ऐसे पाउच आपने अंदर देखे होंगे, वो इसलिए है कि वहाँ पर नमी प्रेजेंट ना हो ताकि वो पदार्थ खराब ना हो। ठीक ऐसे ही आपका और कई सारी घटनाएं देख सकते हैं आप, जैसे कि H2O के ऊपर CO2 का, इसके अलावा निकल PDPD जो आपके जनरली रिडक्शन के लिए काम में लिए जाते हैं, यहाँ पर H2 गैस का एब्जॉर्प्शन होना। इसके अलावा आपकी जो शुगर होती है जो कि क्लियर नहीं होती है ना, और रेक्टिफाइड नहीं होती है, तो उसको रेक्टिफाइड करने के लिए उस मटमेली जो शुगर होती है जिसका धुंधलापन होता है, उस शुगर को क्या किया जाता है? चारकोल के कांटेक्ट में लाया जाता है, जिससे कि उसके ऊपर जो भी आपके अशुद्धियाँ हैं वो चारकोल पर क्या हो जाती है? एब्जॉर्ब हो जाती है। इसके अलावा कई जगह पर आपने देखा होगा जो माइंस होते हैं वहाँ पर अंदर जाने वाले व्यक्ति क्या करते हैं? मुंह पर एक मास्क लगाते हैं, है ना, और उस मास्क के अंदर भी इसी तरह से चारकोल होता है, ताकि जहरीली जो गैसें होती है वो उस मास्क के अंदर चारकोल है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ताकि वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम तक अंदर नहीं जा पाती है और उसका जो हानिकारक प्रभाव है वो नहीं होगा। तो ऐसी कई सारी घटनाएँ आपके डेली लाइफ में आपको नज़र आ जाएगी जहाँ पर हम इसका यूज करते हैं। ओके, चलो इसको उतार लो। अब बच्चों बात करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव एड्जॉर्प्शन के बारे में। धनात्मक और ऋणात्मक अधिशोषण क्या होता है? एक चीज़ देखें, यहाँ पर दो डायग्राम बता रहा हूँ मैं, जैसे कि एक ये है, एक पदार्थ है जिसके ऊपर कोई एड्जॉर्बेट जो है वो इस तरीके से है, और एक पर आपका बहुत ज़्यादा मात्रा में एड्जॉर्ब हुआ है। तो जब किसी पदार्थ की बहुत ज़्यादा मात्रा अधिशोषित हो जाती है तो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव।
जैसे यहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा मात्रा है, यहाँ पर आपका बहुत लेस मात्रा में ये हुआ है, ट्रेस मात्रा में, तो ये आपका कहलाएगा पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन। जब एड्जॉर्बेंट जो है, एड्जॉर्बेंट की अधिक मात्रा एड्जॉर्ब होती है, और नेगेटिव का मतलब हो जाता है जब बहुत कम मात्रा, नेगेटिव एड्जॉर्बिशन, एड्जॉर्बेंट की कम मात्रा अधिशोषित हो। यानी कि आप किसी पदार्थ को, एक दूसरे पदार्थ को किसी पदार्थ के ऊपर एब्जॉर्ब करना चाहते हैं, और यदि वह पदार्थ बहुत ज़्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब हो जाता है तो उसे हम कहेंगे पॉजिटिव, और जब उसकी ट्रेस मात्रा ही एब्जॉर्ब हो तो वहाँ पर हम उसको क्या कहेंगे, नेगेटिव अधिशोषण, यानी नकारात्मक या ऋणात्मक अधिशोषण कहा जाएगा। समझ में आ गया चीज़। अब बात करते हैं बच्चों एड्जॉर्प्शन के बारे में। हाँ, इसका डायग्राम ले लें आप, सिंपल सा है। अब जो आपका एड्जॉर्प्शन के साथ साथ एक घटना और है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण। और ये क्या था बच्चों, पहले वाला एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन का मतलब होता है अधिशोषण। अब दोनों चीज़ें क्या है इनको समझ लें। एक और होता है शोषण। अवशोषण, और इनके लिए मैं बता दूं आपको, ये 3 डायग्राम का आप देखें, समझ में आ जाएगी चीज़। एक पदार्थ पर दूसरे पदार्थ का केवल सरफेस के ऊपर ही प्रेजेंस है, जो सारी कंसंट्रेशन है वो कहाँ है, सरफेस पर है। दूसरा डायग्राम इसको बताता है कि जो सेकंड पदार्थ है वो पूरी ही बल्क में सब जगह पर बराबर समान सांद्रता के हिसाब से मौजूद है, और एक जहाँ पर समान सांद्रता भी मौजूद है किंतु सरफेस पर ज़्यादा है। सरफेस पर ज़्यादा होगी और बीच में भी आपका समान रूप से सांद्रता वितरित है। तो यहाँ पर ये जो है आपका सरफेस पर है, इसको तो कहा जाएगा एड्जॉर्प्शन, यहाँ ये कहलाएगा एब्जॉर्प्शन, और ये आपका है शोषण। समझ में आया। अधिशोषण सरफेस पर होता है केवल, जबकि अवशोषण एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में समान रूप से वितरित हो जाना, ये अवशोषण कहलाएगा। और शोषण जहाँ पर अधिशोषण भी हो और अवशोषण भी हो। ठीक, अब इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है, तो आप इसके डिफरेंस देखें, अधिशोषण और अवशोषण में डिफरेंस क्या है। तो मैं एक तरफ लिख देता हूँ अधिशोषण, और आपका दूसरा क्या है, अवशोषण। अब आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। पहला क्या है, यह केवल सरफेस यानी कि सतह की प्रक्रिया है, और यह संपूर्ण पदार्थ की प्रक्रिया है। सेकंड चीज़, यहाँ पर साम्य स्थापित होने के बाद, साम्यावस्था के बाद, साम्यावस्था का मतलब एक पदार्थ है, उस पर ये पदार्थ आएंगे और जमा होंगे। ठीक है, अब इनमें रिपल्सन के कारण वापस क्या होता है, जमा हुआ पदार्थ भी क्या करता है, वापस यहाँ से फ्री हो जाता है। तो दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती है। एक को एड्जॉर्प्शन कहा जाता है और दूसरा क्या है, विशोषण। विशोषण का मतलब हो गया कि जो जमा है उन परतों का चला जाना, और फिर इन दोनों में एक इक्विलिब्रियम आ जाता है, जितना यहाँ पर है उतना ही रह जाएगा। लेकिन लगातार क्या होगा, मॉलिक्यूल जाएगा, मॉलिक्यूल वापस एड्जॉर्ब होगा, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम होता है। तो इक्विलिब्रियम पर अधिशोषण की दर घट जाती है, अधिशोषण की रेट जो होती है वो घट जाती है, जबकि यहाँ पर लगातार एक जैसी बनी रहती है।
यह एक समान बनी रहती है। जैसा आपका अवशोषण चल रहा है तो अवशोषण होगा, अवशोषण के बाद पदार्थ जाएगा आएगा, लेकिन वो लगातार एक जैसा बना रहेगा। यहाँ पर अधिशोषण की रेट जैसे जमा होगा, सरफेस कम हो, क्योंकि सरफेस की ये पूरी चीज़, तो जब सरफेस ही कम हो जाएगी क्योंकि दूसरे मॉलिक्यूल आके जमा हो गए तो अधिशोषण की पावर कम हो जाती है, तो रेट धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम होती जाती है। क्लियर है? इसके अलावा यहाँ अधिशोष्य जो है एड्जॉर्बेंट जो है केवल सतह पर होता है, और यहाँ अवशोष्य जो है एब्जॉर्बेट, अवशोष्य जो है अवशोषक के संपूर्ण भाग में होता है, संपूर्ण भाग में होता है। इसके अलावा कंसंट्रेशन की बात करें तो अधिशोष्य जो है एड्जॉर्बेट की कंसंट्रेशन सतह पर होती है, और यहाँ एब्जॉर्बेट जो है की कंसंट्रेशन समान होती है, सभी जगह होगी। और अब इसके साथ आप डायग्राम लगा सकते हैं। ये आपका अधिशोषण का डायग्राम है जहाँ पर केवल सरफेस होगी, और अवशोषण का डायग्राम ये होगा। ठीक, और उदाहरण एग्जाम्पल जो है चारकोल पर गैसों का अधिशोषण, और यहाँ H2O में CO2 का अवशोषण। ठीक है बच्चों, ये आपके मेजर डिफरेंस है अधिशोषण और अवशोषण में। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब बच्चों नेक्स्ट जो आपका है इसमें टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन, अधिशोषण के प्रकार कौन कौन से हैं, यानी कितने प्रकार का अधिशोषण होता है। तो जनरली इसको दो भागों में आप क्लासीफाई करते हैं, एक तो फिजिकल यानी कि भौतिक अधिशोषण, और दूसरा है केमिकल। जैसा कि आपको पता चलता है कि भौतिक का मतलब क्या होता है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, क्योंकि जितने भी फिजिकल चेंजेज होते हैं वो सारे क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, और केमिकल चेंजेज क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, अनुत्क्रमणीय होते हैं। अब ये क्या है, जब मेजर डिफरेंस हम देखते हैं इनमें तो आपको पता चल जाएगा कि फिजिकल जो होता है वहाँ पर सबसे पहली चीज़ कि बॉन्ड नेचर क्या होती है, वहाँ पर जो एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेट के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो किस तरह की होगी। तो वहाँ पर वीक वंडरवाल फोर्स काम करते हैं फिजिकल में, जबकि केमिकल में क्या होता है, केमिकल बॉन्डिंग होती है, उनके बीच में बॉन्ड बन जाते हैं। ठीक है, और वह नेचर चेंज हो जाती है। दूसरी चीज़ स्पेशलिटी की बात करें कि विशिष्टता किस तरह की है, तो भौतिक जो होते हैं वो विशिष्ट होते हैं, लेकिन जो आपके केमिकल होते हैं वो अति विशिष्ट होते हैं। यानी कि सभी प्रकार के पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के ऊपर केमिकली रूप से एब्जॉर्ब हो जाए ऐसा संभव नहीं है, वो उनकी नेचर पर डिपेंड करेगी। जबकि फिजिकल में क्या होता है कि आपका किसी भी सतह पर कोई भी आपकी गैस है, जैसे तो ऑक्सीजन भी एब्जॉर्ब हो रही तो हाइड्रोजन भी हो रही है, तो कोई अन्य गैस भी वहाँ पर क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। लेकिन यहाँ पर आपका स्पेसिफाई होता है किसी एक जो अधिशोष्य है उस पर अधिशोषक जो होगा वो क्या होगा आपका, उसमें केमिकली जो नेचर होती है उनके बीच में बॉन्डिंग बनने की संभावना हो, तभी जाके क्या होगा वहाँ पर आपका केमिकल एब्जॉर्प्शन होगा। रिवर्सिबिलिटी की बात करते हैं, उत्क्रमणीयता की, तो फिजिकल प्रोसेस है, तो मैंने कहा फिजिकल जो एब्जॉर्प्शन होगा वो क्या होगा, रिवर्सिबल होगा, यानी कि जो अधिशोषित हो जाता है उसको वापस आप क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपका इरिवर्सिबल होगा, अनुत्क्रमणीय होगा। एक बार जब एब्जॉर्ब हो जाता है और केमिकल चेंज हो जाता है, अब उसमें से वापस उस अधिशोषी को आप रिमूव नहीं कर सकते हैं। जैसे लोहे की परत पर जंग लग जाता है, अरे ये केमिकली एब्जॉर्प्शन की घटना है वहाँ, तो वहाँ पर अब आप जो
लोहे के परत पर जो जंग लगा है उस पदार्थ को आप क्या कर सकते हो, सेपरेट नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट, अधिशोषित जो है जिस पर कि वह अधिशोषित हो रहा है उसकी नेचर, तो ये देखा गया है कि जो अधिशोषित गैस है अगर वह जल्दी ही लिक्विफाई हो जाती है, द्रवित हो जाती है, तो उसका फिजिकल एब्जॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। और ये भी आपका एब्जॉर्बेंट जो है उसकी नेचर पर डिपेंड करेगा, क्योंकि उनमें बीच में केमिकल बॉन्डिंग है, तो मैंने कहा ना वो उसी पर नेचर जैसी होगी उसकी, उसके साथ रिएक्ट कर सके तो होगा। ऊर्जा की बात करें तो बच्चों एक चीज़ बता दूं, एब्जॉर्प्शन जो है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। यहाँ पर क्या होगा, ऊर्जा मुक्त होगी, ठीक है, जिसके भी थर्मोडायनामिक्स हम पढ़ने वाले हैं। तो जब भी कोई बॉन्ड बनता है, किसी के साथ अटैच होता है, तो वहाँ पर ऊर्जा क्या होती है, रिलीज होती है। तो फिजिकल में जो ऊर्जा रिलीज होती है वो कम होती है ना, 20 to 40 किलो जूल पर मोल के हिसाब से, जबकि यहाँ पर 80 से 240 किलो जूल पर मोल के हिसाब से एंथैल्पी रिलीज होगी। एक्टिवेशन एनर्जी की बात करें तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन में कोई भी सक्रिय ऊर्जा की जरूरत नहीं होगी। केमिकल काइनेटिक्स में हमने पढ़ा है एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में कि एक रिएक्शन को कराने के लिए आपको मिनिमम एक ऊर्जा देनी पड़ती है। तो यहाँ पर फिजिकल के लिए कोई नीड नहीं है, जबकि यहाँ पर कई बार ऐसा एब्जॉर्प्शन जो केमिकल होता है, तो पर्टिकुलर कोई अगर आपका केमिकल एब्जॉर्प्शन है तो वहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ती है। फिर बात करते हैं सरफेस एरिया की, तो सरफेस एरिया पर दोनों ही डिपेंड करेंगे। अगर सरफेस एरिया को बढ़ा दिया जाए तो फिजिकल और केमिकल दोनों ही एब्जॉर्प्शन क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। अब एब्जॉर्प्शन के ऊपर एक चीज़ और है कि वहाँ पर फिजिकल में यूनिलेयर, जैसे कि आपका ABC है, तो एब्जॉर्प्शन में फिजिकल में A और B C ये तीनों ही लेयर मिलेगी, यानी कि यहाँ पर पॉली लेयर होती है ना, बहुआण्विक परतों का निर्माण होता है। जबकि केमिकल में ABC जो भी है वो इससे अटैच होकर केमिकली चेंज हो जाता है। तो एक पदार्थ चेंज होकर दूसरे केमिकली चेंज में जा रहा है, तो एक ही प्रकार की यहाँ पर क्या मिलने वाली है, आपको लेयर मिलने वाली है। तो ये आपका मॉलिक्यूलर लेयर बनाता है, जबकि ये मॉलिक्यूलर लेयर का फॉर्मेशन करेगा। और लास्ट एग्जांपल देखें फिजिकल में, तो चारकोल पर आपका गैसों का एब्जॉर्प्शन जो है, और सेकंड चीज़ है कि टंगस्टन या कार्बन पर अगर ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन करवाया जाए तो वह आपका क्या होगा, केमिकली एब्जॉर्प्शन होगा। समझ में आई चीज़, इसका मतलब ये हो गया। और ये बच्चों ये टेबल बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने कहा ना, एक तो आपका जो दोनों का डिफरेंस की टेबल जितनी भी दे रही है वहाँ से क्वेश्चन आता है। तो जनरली आपको क्या करना है, ये पहली टेबल है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, 2 या 3 आपको डिफरेंस बताने होते हैं, तो कई सारे डिफरेंस है, ठीक है। तो इसके आप स्क्रीनशॉट लेके इसको कंप्लीट कर लें और इसको ध्यान रखें, ओके। अब बच्चों का बात करते हैं अधिशोषण जो है, एब्जॉर्प्शन जो है, ये किस तरह का प्रोसेस है, यानी कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है या अनस्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, स्वतः होता है या अस्वतः होता है। तो किसी भी प्रोसेस का स्वतः और अस्वतः होना किस पर डिपेंड करता है, तो आपको थर्मोडायनेमिक्स को देखना पड़ेगा। 11th क्लास में आपका थर्मोडायनेमिक्स का एक चैप्टर था जहाँ पर ये हमने पढ़ा था कि यदि किसी प्रोसेस में डेल्टा जी गिब्स एनर्जी चेंज जो होता है, अगर वह नेगेटिव है यानी कि ओवरऑल ऊर्जा मुक्त होती है, तो वह प्रोसेस स्वतः हो जाता है। और यदि वह पॉजिटिव है तो उस प्रोसेस को हमें करवाना पड़ेगा, बाह्य फैक्टर डालने पड़ेंगे, बाहर से उसको ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो प्रोसेस क्या होता है कि डेल्टा जी इफ़ नेगेटिव है और डेल्टा जी इफ़ पॉजिटिव है। तो नेगेटिव है तो यह प्रोसेस स्वतः है, स्पॉन्टेनियस है, और अगर पॉजिटिव है तो यह प्रोसेस क्या होता है, अस्वतः होता है। अब डेल्टा जी किन बातों पर डिपेंड करती है, तो बच्चों वहाँ पर एक इक्वेशन थी कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये गिब्स इक्वेशन है, जहाँ से हम डेल्टा जी की वैल्यू को पुट करते हैं, निकालते हैं कि ये नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। तो डेल्टा एच यहाँ पर क्या है, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी। एंथैल्पी का मतलब उष्मा दी जाए या उष्मा मुक्त होती है। यदि आप उष्मा देते हैं, यानी कि किसी प्रोसेस के लिए उष्मा की ज़रूरत है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, उष्मा शोषी। और यहाँ पर डेल्टा एच इजिकल टू क्या होता है, आपका पॉजिटिव होता है। क्लियर। और यदि एक्सोथर्मिक है, यानी कि आप अभिक्रिया को करवाते हैं और उष्मा मुक्त होती है, तो वहाँ पर मुक्त होती है, तो डेल्टा एच इजिकल टू क्या होगा, आपका नेगेटिव होगा। क्लियर। दूसरी चीज़ डेल्टा एस, जिसको हम क्या कहते हैं, चेंज इन एंटाल्पी, चेंज इन एंटाल्पी।
अब एंटाल्पी क्या होती है बच्चों, तो कक्षा 11 में आपने पढ़ा था एंटाल्पी क्या होती है, किसी भी जो सिस्टम होता है उसकी अव्यवस्था को हम क्या कहते हैं, एंटाल्पी कहा जाता है। यानी कि वह कितना अव्यवस्थित या व्यवस्थित है। जैसे गैस है तो गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, अव्यवस्थित होते हैं, लिक्विड में थोड़े व्यवस्थित हो जाते हैं, और सॉलिड में बिल्कुल क्या हो जाता है, वो पास पास आकर एकदम व्यवस्थित होंगे। तो यहाँ पर इसकी एंटाल्पी सबसे ज़्यादा होगी, और इसकी एंटाल्पी क्या होती है, थर्मोडायनेमिक्स का एक रूल भी था कि परम शून्य ताप पर प्रत्येक पदार्थ की एंटाल्पी क्या होती है, शून्य होती है, यानी कि पूर्णतः व्यवस्थित हो जाता है वो। तो एंटाल्पी पॉजिटिव कब होती है, डेल्टा एस पॉजिटिव कब होगा, जब अव्यवस्था बढ़े, अव्यवस्था बढ़ जाए। और डेल्टा एस नेगेटिव कब होता है, जब व्यवस्थित हो, व्यवस्थित हो जाए। सिंपल सा ध्यान रखें, ठीक है ना। काफ़ी लंबा चौड़ा टॉपिक था, कक्षा 11 में हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर इतना ध्यान रखें कि अगर व्यवस्था बन रही है तो वहाँ पर डेल्टा एस जो होगा वो क्या होगा, आपका नेगेटिव होगा, क्योंकि अंतिम एंटाल्पी S2 माइनस S1। जैसे आपका गैस किस में बदल रहा है, सॉलिड में, तो S सॉलिड में बदल रहा है तो इसकी एंटाल्पी तो होगी कम और इसकी होगी ज़्यादा, तो ये वैल्यू क्या आएगी आपकी, नेगेटिव आएगी, एंटाल्पी परिवर्तन ऋणात्मक होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखिए। अब हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन में होता क्या है। तो बच्चों एब्जॉर्प्शन में एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ आता है, उसके साथ कोलैप्स होता है। इसका मतलब ये जो प्रोसेस है वो डेल्टा एच इजिकल टू क्या है, उसमें मुक्त होगी, तो मुक्त होगी तो डेल्टा एच इजिकल टू क्या होता है, एब्जॉर्प्शन में नेगेटिव होता है। इन एब्जॉर्प्शन डेल्टा एच इजिकल टू नेगेटिव। दूसरी चीज़, किसी की सरफेस के ऊपर अव्यवस्थित पार्टिकल जो है वो यहाँ आकर जमा हो रहे हैं, तो व्यवस्थित हो रहे हैं, तो पहले की एंटाल्पी क्या थी, ज़्यादा, और फिर बाद में एंटाल्पी क्या हो रही, कम। तो अंतिम एंटाल्पी से इसको माइनस करेंगे तो एंटाल्पी परिवर्तन भी यहाँ पर क्या आ रहा है, आपका नेगेटिव आ रहा है। बोलो समझ में आया। एंटाल्पी घट रही है, व्यवस्था बन रही है ना, तो एंटाल्पी क्या हो रही है, घट रही है, घट रही, तो ये भी क्या है, नेगेटिव है। अब अगर आप इस वैल्यू को वहाँ रखें तो डेल्टा एच इजिकल टू नेगेटिव है, ओवरऑल डेल्टा जी इजिकल टू नेगेटिव के लिए फ़ायदा होगा। और टी डेल्टा एस यहाँ पर ये नेगेटिव है, और नेगेटिव इंटू इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाती है, वैल्यू पॉजिटिव। इसका मतलब ये वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, मल्टीप्लाई किससे, टेम्परेचर से। अगर आप इस टेम्परेचर को ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है, तो एंटाल्पी तो यहाँ पर नेगेटिव ही है, और इसको ज़्यादा कर रहे हो तो ये जो आपका फैक्टर आएगा ये ज़्यादा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और नेगेटिव नेगेटिव इजिकल टू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर हाई टेम्परेचर होने पर, हाई टेम्परेचर पर डेल्टा एच नेगेटिव है, ओके, पर उससे ज़्यादा कौन है, टी डेल्टा एस पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू यहाँ है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव इजिकल टू क्या हो जाता है, पॉजिटिव, और टी के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन है। तो आप समझ गए होंगे जितना ज़्यादा टी होगा उतनी ही ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो ज़्यादा हो जाएगी, और प्रोसेस क्या हो, डेल्टा जी इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव, और ये असवतः प्रक्रम होगा। और दूसरी बात करें कि जब टेम्परेचर लो हो तो ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव से डेल्टा एच क्या होगी, आपकी ज़्यादा होगी, नेगेटिव। तो डेल्टा जी ओवरऑल क्या आ जाता है यहाँ पर, नेगेटिव, और ये प्रोसेस क्या हो जाता है, स्वतः। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन जो घटना है वो क्या होगी, लो टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनियस है, यानी कि स्वतः है, और हाई टेम्परेचर पर ये असवतः है। यानी कि टेम्परेचर को बढ़ा देते हो तो जो एब्जॉर्ब हुआ पदार्थ है वो भी वापस क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, यानी कि वहाँ से रिमूव होगा, है ना, विशोषित होना चालू हो जाता है। इसीलिए हमने घरों में कई बार देखा होगा, कई पदार्थों की जो आपने पढ़ा होगा विकृति गंता स्मेल सी आ जाती है। जैसे घी में स्मेल आ रही तो हम उसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं, गर्म करने पर क्या होगा, ताप बढ़ाने पर अब अंदर नहीं जाएगा, बाहर चला जाएगा। इसी तरह अगर आप स्मेल की बात करते हैं तो गर्मी के अंदर आपको स्मेल ज़्यादा आती है, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो जो पदार्थ आपके किसी पर जमा है वो वापस क्या होते हैं, वहाँ से फ्री हो जाते हैं, विशोषित हो जाते हैं और वायुमंडल में आ जाते हैं, जिससे हमें स्मेल आएगी। और सर्दी के दिनों में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि टेम्परेचर वहाँ पर क्या होता है, कम होता है। तो समझ में आया कि एब्जॉर्प्शन क्या है, एक स्वतः प्रक्रम है सामान्य ताप पर, लो टेम्परेचर पर, और हाई टेम्परेचर करने पर, गर्म करने पर ये अस्वतः हो जाता है, और उल्टी विपरीत प्रक्रिया, रिवर्स प्रक्रिया चालू हो जाती है। क्लियर है बच्चों? चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लें।
तो बच्चों ये था एडजॉर्प्शन की, मैंने इंट्रोडक्शन दिया केवल कि आपका जो सरफेस केमिस्ट्री है उसमें हम 3 चीज़ों को पढ़ने वाले हैं, एडजॉर्प्शन को, कैटलिस्ट एंजाइम को और कोलाइड को, जिसमें हमने पहला पार्ट स्टार्ट किया था एडजॉर्प्शन के बारे में, अधिशोषण के बारे में। और अधिशोषण की हमने डेफिनेशन देखी, टाइप्स देखे, ठीक है, और उसकी थर्मोडाइनमिक्स देखी क्या होता है। और इसमें जो आपका डिफरेंस है फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन में, उसको ज़रूर ध्यान रखें आप। ओके बच्चों, और आप इसके साथ मैंने कहा ना कॉपी पेन लेके बैठते हैं, नोट्स ज़रूर अपने खुद के तैयार करें अपने हिसाब से, ताकि टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आसान सा टॉपिक है, ठीक है ना, इसमें ज़्यादातर थ्योरेटिकल पार्ट है, इसलिए आपको ज़्यादा समस्या प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। ओके बच्चों, चलो थैंक यू।